डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और अब स्टूडेंट्स हमने 12 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 13 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या है और उसके अलावा एंड ऑफ द लेक्चर हम देखेंगे कि कोई भी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव क्यों होता है, ठीक है, या फिर किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए उस न्यूक्लियस के पास क्या होना चाहिए, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टूडेंट देखें, रेडियो एक्टिविटी को जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट वाज अ हेनरी बिक्यूरेल साइंटिस्ट, HENRY, हेनरी Becquerel was a scientist who introduced the radioactivity in 1896 में। Henry Becquerel was working on a mineral of uranium known as pitchblende। अच्छा, किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी की इन्वेंशन हुई है तो उसको हमने देखना है थोड़ा। तो हेनरी बिक्यूरेल साइंटिस्ट जो है, ही वॉज वर्किंग आर रिसर्चिंग, ठीक, वर्किंग ऑन मिनरल ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के मिनरल के ऊपर वर्क कर रहे थे और यूरेनियम के मिनरल को कहते हैं पिच ब्लेंड, ठीक है। इस मिनरल के ऊपर जो हेनरी बिक्यूरेल साइंटिस्ट है वाज वर्किंग आर रिसर्च, ठीक। तो ये रहा, सपोज करो हमारे पास, इन्होंने देखा कि ये पिच ब्लेंड है, पिच ब्लेंड, दैट इज अ पिच ब्लेंड, और हेनरी बिक्यूरेल साइंटिस्ट ने देखा कि इस पिच ब्लेंड में से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जो कि दिखाई नहीं दे रही, ठीक। इस पिच ब्लेंड में से क्या निकल रही हैं? रेडिएशंस। तो हेनरी बिक्यूरेल ने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि इस पिच ब्लेंड में से कंटिन्यूअस इनविजिबल रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो रही है। इस पिच ब्लेंड में से इनविजिबल कंटिन्यूअस रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, ठीक हो। फिर फर्दर आगे चलकर इस रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को देखा गया। तो हेनरी बिक्यूरेल ने देखा कि जब इन रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे हिट किया तो दे काज दी ब्राइट स्पॉट, ठीक है। यानी कि इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने देखा कि ये जो रेडिएशंस हैं, दीज रेडिएशंस जो इस पिच ब्लेंड में से निकल रही हैं स्टूडेंट्स, दीज रेडिएशन काज, or you can say these radiation produced, what produce? They produce bright spot on photographic प्लेट। यानी कि जब इनको फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक करते हैं तो ये रेडिएशंस जो ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी देखा गया कि इन रेडिएशंस ने मेटल की थिन शीट में से भी पेनिट्रेट कर गए। यानी कि दीज रेडिएशन कैन पेनिट्रेट थिन शीट ऑफ मेटल, ये प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की गई स्टूडेंट्स कि ये जो रेडिएशंस पिच ब्लेंड में से निकल रही हैं, इन रेडिएशंस को जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक किया तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? ब्राइट स्पॉट।
और मेटल की थिन शीट में से भी ये इजीली पास आउट हो गए। उसके बाद इन्हीं रेडिएशन को एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे हिट किया गया। तो जब इन रेडिएशंस को, जो इनविजिबल रेडिएशन निकल रही थी पिच ब्लेंड में से, उन्होंने जिंक सल्फाइड के ऊपर हिट किया, तो इन जिंक सल्फाइड पे हिट करने से दीज रेडिएशंस प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। क्या क्रिएट की इन्होंने? दे प्रोड्यूस दी फ्लोरेसेंस। ये कुछ यानी कि ऑब्जर्व की हेनरी बिक्यूरेल ने बातें अबाउट रेडिएशंस के बारे में, कि इस पिच ब्लेंड में से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रही हैं, वो मेटल की थिन शीट में से भी पास आउट हो रही हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे फ्लोरेसेंस का काज कर रही हैं ये रेडिएशंस। ठीक है, फिर फर्दर देखा गया कि पिच ब्लेंड को कूल करने से, पिच ब्लेंड को हीट करने से, कंप्रेस करने से, ठीक है, पिच ब्लेंड को कूल किया, हीट किया, कंप्रेस किया, बट रेडिएशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ। रेडिएशंस आर नॉट अफेक्टेड, कोई फर्क नहीं हुआ रेडिएशन के ऊपर। आप पिच ब्लेंड को हीट कर लो, पिच ब्लेंड को कूल कर लो, कंप्रेस कर लो, इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडिएशंस पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि रेडिएशंस जो निकल रही हैं दे इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड हीटिंग। ठीक है, फिर आगे चलकर हेनरी बिक्यूरेल ने इन्हीं रेडिएशंस को, ये जो पिच ब्लेंड में से रेडिएशंस निकल रही हैं स्टूडेंट, इन रेडिएशंस को नाम दिया गया, स्टार्ट में इनको नाम दिया गया था बैक्यूरल रेज का नाम दिया। ठीक है, फिर आगे चलकर मैरी क्यूरी ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई रेडियो एक्टिव रेज की। ठीक है, तो फिर इसी बैक्यूरल रेज को कहा गया कि दीज रेडिएशंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, दीज रेडिएशन को क्या नाम दिया गया? रेडियो एक्टिव। अब स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो एक्टिव रेज जो हैं, जिससे बैक्यूरल रेज को जो बाद में रेडियो एक्टिव रेज कहा गया, ये रेडियो एक्टिव रेज जिस एलिमेंट में से निकलती हैं, द एलिमेंट विच इमिट द रेडियो एक्टिव रेज, उस एलिमेंट को क्या नाम दिया गया? दैट एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव यानी कि ये जिस भी एलिमेंट में से रेडिएशंस निकलेंगी, उन रेडिएशंस को तो रेडियो एक्टिव रेज कहेंगे, उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस पूरे फिनोमेना को नाम दिया गया, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इससे कहा गया कि ये जो है दैट इज अ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन फ्रॉम एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट में से स्पॉन्टेनियस इनविजिबल रेडिएशन निकले, उस फिनोमेना को नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। ठीक है, अब ये तो हमारी बुक की बातें। कुछ एक्स्ट्रा बातें स्टूडेंट्स जो आपके कंसेप्ट को और बिल्डअप करें, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको नोट करेंगे। वैसे आई होप कि आपको रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एलिमेंट में से इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं, स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस निकलती हैं। इस प्रोसेस को हेनरी बिक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला। सबसे पहले पिच ब्लेंड डिस्कवर हुआ था, उसमें से ये रेडिएशंस निकल रही थी, रेडियो एक्टिव रेज का नाम दिया, और इस पूरे फिनोमेना को कहा कि दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली मैं पॉइंट वाइज करके लिखूंगा। पॉइंट नंबर 1,
Students, almost are amongst 1500 नॉन न्यूक्लियाई, ठीक है। ये इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी इस तरीके से भी आप पॉइंट में भी डिफाइन कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब ऑलमोस्ट 1500 नॉन न्यूक्लियाई यानी कि 500 न्यूक्लियस यानी कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये कुछ आइसोटॉप्स होते हैं, तो उनके मिला के टोटल न्यूक्लियाई हमने लिखे हैं 1500 नॉन न्यूक्लियाई हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स लेस देन 260 जो है वो स्टेबल है। इतने न्यूक्लियस है, उसमें से 260 जो है 260 दैट इज स्टेबल, बाकी सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल। अब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, पॉइंट नंबर सेकंड आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा कि अनस्टेबल, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं स्टूडेंट्स, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करेंगे, ये स्टेबल होना चाहेंगे, ये स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। गेन स्टेबिलिटी कैसे आएगी? गेन स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग, गेन स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग, क्या इमिट करेंगे? बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स आर बीटा पार्टिकल एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यानी कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो गेन करेंगे स्टेबिलिटी को बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल आर बीटा पार्टिकल आर गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। यानी कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल को इमिट करते हैं एंड गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। और इसी फिनोमेना को हम नाम देते हैं, इसी फिनोमेना को दिस फिनोमेना नॉन एज रेडियो एक्टिविटी। यानी कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना क्यों शो करता है स्टूडेंट्स? वो क्या चाहता है? वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडियो एक्टिविटी करते हैं, इनविजिबल रेडिएशन इमिट करते हैं। वो रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अल्फा पार्टिकल और करके लिखा है, या तो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या फिर बीटा पार्टिकल। ऐसे नहीं कोई भी न्यूक्लियस अल्फा भी इमिट कर रहा है, बीटा भी इमिट कर रहा है, नो, अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा या फिर बीटा पार्टिकल। उसके साथ गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेस इमिट होनी है। किसी न्यूक्लियस ने, अनस्टेबल न्यूक्लियस ने स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल की इमिशन की है, तो अल्फा पार्टिकल की इमिशन के साथ गामा रेडिएशन भी इमिट होगी, ठीक है। और अगर किसी न्यूक्लियस ने, अनस्टेबल न्यूक्लियाई ने बीटा पार्टिकल इमिट किया, तो बीटा पार्टिकल की इमिशन के साथ साथ गामा रेडिएशन भी इमिट होंगी, ठीक हो गया। इस बात को आप नोट डाउन कर लें। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है। सुन, रेडियो एक्टिविटी इज अ सेकेंड, ये थर्ड पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमेना, ठीक है, न्यूक्लियर फिनोमेना। और पॉइंट नंबर 4, the rate of emission of radiation, the rate of emission of alpha, beta or gamma rays, or rate of emission of radiation is only depend upon, ये यहाँ से जाहिर हो रहा है आपको, एक देख लो मैं, हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज ओनली डिपेंड अपॉन concentration of nuclei, concentration of unstable nuclei, ठीक है, concentration of अनस्टेबल, जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है उसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेडिएशंस भी जो उस न्यूक्लियस में से ज़्यादा इमिट होंगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्फ़ा बीटा गामा जो इमिट हो रही है किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से, वो किस पे डिपेंड करती हैं? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ अनस्टेबल न्यूक्लिया। जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है वो ज़्यादा होंगी तो रेडिएशन का जो रेट है, अल्फ़ा बीटा गामा की जो इमिशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दूसरी बात, ये जो रेडिएशंस हैं अल्फ़ा बीटा और गामा की जो ये रेडिएशंस हैं, दीज रेडिएशंस आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो दीज रेडिएशंस अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर एंड अदर फिज़िकल कंडीशन। ये अदर फिज़िकल कंडीशन यानी कि आप न्यूक्लियाई को कंप्रेस कर लें, हीट कर लें, प्रेशर दे दें, कुछ भी कर लें, मगर जो रेडिएशंस निकल रही हैं अल्फ़ा बीटा गामा जो निकल रही हैं किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इन रेडिएशन का रेट जो है इज ओनली डिपेंड अपॉन अनस्टेबल कंसंट्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लिया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा, ठीक है, और कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल कब होता है, ठीक है, इस पॉइंट को देखना है। तो स्टेबिलिटी के लिए किसी भी न्यूक्लियस के पास क्या होना ज़रूरी है, और जो अनस्टेबल होगा वो दोबारा स्टेबल कैसे हो सकता है, इस बात को हम देखने वाले हैं। तो मैं हेडिंग दूंगा कि वाई न्यूक्लियाई और वाई सम न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, वाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल आर अनस्टेबल। चलो स्टेबल, क्यों कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं और क्यों अनस्टेबल होते हैं, ये दोनों बातें हमें पता चल जाएंगी इसी। तो स्टूडेंट्स देखें, स्टेबल न्यूक्लियस होने के लिए फॉर पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 20 हो या लेस देन 20, एटॉमिक नंबर इक्वल टू 20 और लेस देन 20, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 है या 20 से कम है, उनके जो स्टेबल न्यूक्लियस होंगे, उनके स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं, उन न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इक्विवेलेंट टू 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो वो क्या है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई रखते हैं, ठीक है। और 1 नहीं आ रहा, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 1 से ज़्यादा आ रहा है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे, ठीक है। कौन से न्यूक्लियाई? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इफ़ ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, जब एटॉमिक नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। तो ये वाले जो न्यूक्लियाई होंगे, ये वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो न्यूक्लियाई क्या होंगे? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियाई आर लिख दो यहाँ पे, न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ये कंडीशन। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल, मेरे पास कार्बन है, कार्बन 6 एंड 12। मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 एंड 14। मेरे पास ऑक्सीजन है,
8 एंड 16। मेरे पास हाइड्रोजन का स्टूडेंट मैं यहाँ पर आइसोटॉप ले रहा हूँ। आइसोटॉप कौन सा? ड्यूट्रियम, जिस एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। दिस इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज ट्राइटियम, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ट्राइटियम, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। अब इन सब का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो निकालते हैं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, कार्बन के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 और प्रोटॉन्स भी कितने हैं स्टूडेंट? 6। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या आया? 1। ठीक है, यानी कि हमने कहा 1 होगा तो वो कौन सा न्यूक्लियस होगा? वो स्टेबल, यानी कि दिस इज अ स्टेबल, ये रेडियो एक्टिविटी नहीं कर सकता। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है? 14 और एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो न्यूट्रॉन्स निकल आ जाएंगे कितने? 7। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ गए 7 और प्रोटॉन्स कितने स्टूडेंट? 7। तो यहाँ पर भी इनका जो रेशियो आया वो 1। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो स्टेबल न्यूक्लियस। ऑक्सीजन की बात करें तो न्यूट्रॉन्स हैं 8 और स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स भी होंगे 8। तो रेशियो क्या आया? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1। इट इज आल्सो स्टेबल। अब यहाँ पर देखें ट्राइटियम, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? एटॉमिक मास कितना है? 3। न्यूट्रॉन्स को निकालने का फार्मूला अभी हमने कहा कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं 3 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 2, यानी कि न्यूट्रॉन्स है 2 और प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। तो रेशियो क्या आया स्टूडेंट्स? ठीक है, यानी कि 1 से ग्रेटर है। तो मैंने कहा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 से ग्रेटर होगा तो वो न्यूक्लियस क्या होंगे? वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे। यानी कि दिस ट्राइटियम द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन दैट हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियस, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा सर? ये स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा? रेडियो एक्टिविटी करेगा स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए क्या करता है? कौन सा प्रोसेस करता है? फिनोमेना करता है रेडियो एक्टिविटी। यानी कि ये अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा इमिट करेगा। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो कम करेगा। कितना है? 2 है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 होगा तो तब जाकर ये स्टेबल होगा। और इस कम कैसे होगा? अल्फा बीटा गामा इमिट करके, रेडियो एक्टिविटी करके। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तभी हम कहते हैं ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। क्यों रेडिएशन निकालता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। तभी हमने ट्राइटियम को कहा है, ट्राइटियम को ऐसे भी लिखते हैं T1 और T3, दैट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस। अब देखें स्टूडेंट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद। मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बताएं, तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई चार्ज नहीं होती। अब किसी भी न्यूक्लियस में, अब कोई भी न्यूक्लियस है, ये रहा हमारे पास कोई न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज अ न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रिजाइड कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन्स क्या करेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अपने अंदर अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये प्रोटॉन भी अपने अराउंड क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड।
सेम चार्जेस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स। तो ये प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में कैसे रिजाइड कर रहे हैं, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन्स तो बाहर निकल के आ जाएगा। हाउ दिस प्रोटॉन इज बाइंड इन न्यूक्लियस। मेरा सवाल ये है कि प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड कौन कर रहा है। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स है ना स्टूडेंट, तो न्यूट्रॉन एक दूसरे से रिपल होकर दूर आ जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे। तो प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में कौन रखता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है और इसके अलावा एक और फोर्स मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स मौजूद है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स किसके दरमियान होती है, ये न्यूक्लियर फोर्स होती है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स इज कास्ट बिटवीन दी न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियंस होते हैं ना, न्यूक्लियंस, व्हाट इज न्यूक्लियंस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स, उसे न्यूक्लियंस कहते हैं। ये न्यूक्लियंस जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के दरमियान, उन फोर्स को कहा है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, इन दो न्यूट्रॉन के दरमियान भी हो सकती है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के दरमियान भी फोर्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जब भी ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, जब भी ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बराबर हो जाए रिपल्सिव फोर्स के, जब भी किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर फोर्स बराबर हो जाए रिपल्सिव फोर्स के, तो वो जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस स्टूडेंट्स स्टेबल न्यूक्लियस कहलाएगा। वो जो न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल। अगर न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इन इक्वल मैग्नीट्यूड, देन वो जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाएगा। और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल की इमिशन करेगा और उसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, यानी कि वो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करेगा। भला ये न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी क्यों करते हैं, ये न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी करते हैं न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अगर ये बैलेंस होगी तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का जो मेन कारण है किसी भी एलिमेंट के लिए, टू बैलेंस द न्यूक्लियर फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। ठीक, अब सपोज करें हमारे पास एक न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पर एक और न्यूक्लियस ले रहा हूँ, दिस इज अ न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये रखे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन से सपोज कर रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियस है। या फिर हम ऐसा कर लें कि ऐसे, अब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और इनके दरमियान यहाँ पर ये जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज, इन दोनों को यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेंगी। इस फोर्स को नाम देंगे स्टूडेंट्स हम रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और न्यूक्लियन के दरमियान, इन सारे न्यूक्लियन के दरमियान भी एक फोर्स है जिसे नाम देंगे स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन न्यूक्लियन को बाइंड किए हुए है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सपोज करो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेटर है, दैट न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, यानी ग्रेटर मतलब ये एक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव फोर्स कम है,
तो ये जो न्यूक्लियस होगा, दैट न्यूक्लियस इज नॉन एज स्टूडेंट्स अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। क्यों अनस्टेबल है? कि न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बराबर नहीं है। तो अब ये अनस्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा स्टूडेंट्स? स्टेबल होना चाहेगा। ये क्या गेन करना चाहेगा? ये चाहेगा कि ये गेन कर ले, ये क्या गेन कर ले? स्टेबिलिटी गेन कर ले। और स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा? गेन स्टेबिलिटी बाय रेडियो एक्टिविटी, इसको मजबूरन रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करना होगा। अपने अंदर से न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के रेशो को कम करना होगा या बढ़ाना होगा। स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या करना होगा? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो या तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर कम है, या फिर इसको न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। ठीक है। अब हमारे पास वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 और 20 से कम है, उनके स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कितना होना चाहिए? इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है। ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो उसके लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो वो कितना करेगा? 1 करेगा। ठीक है। अगर हमारे पास कोई सपोज करें एलिमेंट है फॉर एटम, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 हो, तो वो स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कितना रखें? उनके जो स्टेबल न्यूक्लियस होंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है स्टूडेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 और ग्रेटर देन 1.6। या तो 1.6 हो या 1.6 से ज़्यादा हो, या फिर इक्विवेलेंट टू 1 और लेस देन 1, इक्विवेलेंट 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो होना चाहिए। अब सपोज करें कुछ मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर है आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56। एक और एलिमेंट सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास 108। अब अगर मैं आयरन का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखूं आयरन का, तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं आयरन के पास? तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स को निकालने का फार्मूला पता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है? 56 माइनस 26, तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 30 न्यूट्रॉन्स आ गए हमारे पास। ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स हम रखेंगे 30 और प्रोटॉन्स रखेंगे 26, तो रेशो आ जाएगा 1.15। ठीक है। और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो आएगा दैट इज, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इनके 61 और प्रोटॉन्स होंगे स्टूडेंट दैट इज 47। तो रेशियो इज आप कैलकुलेट कर लेना, आई थिंक 1.2 आना चाहिए, 1.2 एंड 1.5 समथिंग ऐसे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यानी कि स्टेबल है। अगर 1.6 से कम होगा, ठीक है, या ये देखें 1 के यानी कि इक्विवेलेंट है, 1 के यानी कि नज़दीक है थोड़े बहुत, तभी यानी कि ये स्टेबल न्यूक्लियस हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज की तरफ, कि रेडियो एक्टिव रेज की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिव 3 टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, हेडिंग देंगे हम टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of
charge and properties. There are three types of radioactive rays. अभी हमने कहा कि अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गामा की रेडिएशन निकालते हैं। तो यही तो स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव रेज हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास जिसका नाम है अल्फ़ा रेडिएशंस, अल्फ़ा रेज, ठीक हो गया। और सेकंड है दैट इज़ बीटा रेज, एंड थर्ड इज़ गामा रेज। ठीक है, ये 3 टाइप की रेडिएशन है। अब ये किस तरीके से 3 टाइप्स का पता चला? तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव, सपोज करो ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज़ अ पोलोनियम। ठीक है स्टूडेंट, पोलोनियम। एंड दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे कहते हैं रेडियम। रेडियम एंड पोलोनियम बोथ आर द radioactive element and both are isolated from pitchblende by 2 scientists, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। ठीक है, ये हस्बैंड और वाइफ थे और इनको आइसोलेशन पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये बात भी आप नोट रखना। पर ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक ग्लास के अंदर लिया, एक शीशे के अंदर, एक ग्लास के अंदर, एक एपरेटस के अंदर, और इसके वन साइड पे पॉजिटिव फील्ड लगाई और दूसरे साइड पे नेगेटिव फील्ड। ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव फील्ड लगी हुई थी और दूसरे साइड पे नेगेटिव। तो इसमें से कुछ रेडिएशंस देखा गया कि निकल रही हैं, कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं जो कि इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ रेडिएशंस जो कि इस नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव की तरफ जा रही, कुछ नहीं, और कुछ रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो ये 3 टाइप्स की इनको रेडिएशन को देखने को मिली। एक वो जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, एक वो जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं उनको नाम दिया गया अल्फ़ा रेज का, कि ये अल्फ़ा रेज हैं। जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं इनको नाम दिया गया कि ये बीटा रेज हैं। जो किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट ना हुई उनको नाम दिया गया कि ये गामा रेज हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 3 टाइप की रेडियो एक्टिव रेज के बारे में पता चला, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्फ़ा रेज। स्टूडेंट्स, अल्फ़ा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज अ अल्फ़ा रेज। ठीक है, तो अल्फ़ा रेज की अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन जो है अल्फ़ा रेज की, अल्फ़ा रेज कंपोज्ड ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अल्फ़ा रेज के पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास एक न्यूक्लियस है हीलियम का न्यूक्लियस। नोबेल गैस जो 8 ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है 8 ग्रुप का हीलियम, उसका जो न्यूक्लियस है उसके पास भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अल्फ़ा रेज को हम ना हीलियम न्यूक्लियस से रिजेंबल करते हैं कि अल्फ़ा रेज इज़ नथिंग, अल्फ़ा रेज इज़ नॉन एज
अल्फ़ा रेज को कहते हैं, अल्फ़ा रेज नॉन एज हीलियम न्यूक्लाई, हीलियम न्यूक्लाई। ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल को इस तरीके से हम लिखते हैं, He यहाँ पर 2 और ऊपर 4। 2 क्यों लिखते हैं कि 2 प्रोटॉन है, 4 क्यों लिखते हैं कि एटॉमिक मास 4 है। तो हीलियम का अगर मास पूछें, सॉरी एटॉमिक मास तो नहीं कहेंगे, मास नंबर कहेंगे, मास इज 4 AM, ठीक है, और ऊपर प्लस दे दें तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास अल्फ़ा रेज है। अच्छा, अब एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हीलियम न्यूक्लाई की या अल्फ़ा रेज की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सॉरी आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर, तो स्टूडेंट जिसका मास ज़्यादा होता है उनकी आयोनाइजेशन पावर भी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन पावर मतलब कि किसी और एलिमेंट के साथ स्ट्राइक करके उसको आयोनाइज करना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देना, ठीक है, तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। तो जिसके पास मास ज़्यादा होगा तो उसका आयोनाइजेशन पावर भी ज़्यादा होगा। तब हीलियम का मास ज़्यादा है तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन पावर जो है हीलियम का वो ज़्यादा होता है, कदरे ज़्यादा होता है अल्फ़ा बीटा और गामा से, हाई आयोनाइजेशन पावर होता है। और अगर हम बात करें पेनिट्रेशन पावर की, ठीक है, कि पेनिट्रेशन पावर, तो पेनिट्रेशन पावर जो है वो लो होता है, वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा होगा तो वो किसी और ऑब्जेक्ट में से इजीली पास आउट नहीं कर पाएगा। और पॉजिटिव चार्ज और तो चार्ज पार्टिकल तो वैसे ही यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से इजीली पास आउट नहीं कर पाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा किसी न किसी चार्ज की तरफ, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से लो पेनिट्रेशन पावर। और चार्ज कौन सी है, चार्ज कौन सी अल्फ़ा रेज के पास, तो अल्फ़ा रेज इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी यहाँ पर नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अल्फ़ा रेज। और कोई भी एलिमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा रेज कब इमिट करेगा, यानी कि अल्फ़ा रेज की इमिशन कब होती है, ठीक है। अब मैंने कहा था कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा या वो अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा रेडिएशन इमिट करेगा या फिर बीटा। तो हमें कैसे पता चले कि ये एलिमेंट अल्फ़ा रेडिएशन इमिट करेगा, तो स्टूडेंट्स याद रख लें कि जब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अगर इंक्रीज़ करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इंक्रीज़ करे, क्यों इंक्रीज़ करेगा, फॉर स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो वो एलिमेंट जो है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है मस्ट इमिट अल्फ़ा रेज, वो अल्फ़ा रेज इमिट करेगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल देखें, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम 92 238, ठीक है। ये यूरेनियम जो है अल्फ़ा रेज इमिट करता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, यूरेनियम इज इमिटिंग इज अल्फ़ा 2 और 4, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए एलिमेंट के अंदर, थ्यूरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि अगर किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से अल्फ़ा निकलता है तो यो न्यू एलिमेंट बनेगा, जो डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेगी उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम्स कम होगा और मास नंबर 4 टाइम्स कम होगा, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा रेज की इमिशन से
ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अल्फ़ा रेज की इमिशन से एटॉमिक नंबर जो है वो 2 टाइम्स कम होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो है वो 2 टाइम्स कम होगा और एटॉमिक मास जो है वो 4 टाइम्स कम, यानी कि उसमें से 4 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या था 92, अल्फा पार्टिकल की इमिशन की, तो डॉटर जो न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स कम, यानी कि 90 में से 2 माइनस तो 92 में से -2 90, और एटॉमिक मास 238 था तो क्या हो जाएगा 4 माइनस कर देंगे तो 234 हो जाएगा। अब इस यूरेनियम ने अल्फ़ा रेस क्यों इमिट किए, क्योंकि यूरेनियम जो है अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज़ करना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक। अब कैसे स्टेबिलिटी के लिए इंक्रीज़ करना चाहेगा, आप देखें यूरेनियम का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालें तो यूरेनियम के पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 238 92, तो दैट इज़ 146 और प्रोटॉन्स 92, दोनों का रेशियो आ जाएगा दैट इज़ 1.5 to 1, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा था कि स्टेबल होने के लिए, किसी भी न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए उसका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, पीछे मैंने पढ़ाया न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए 1.6, ठीक है, 1.6 हो या ग्रेटर देन 1.6 हो। तो अब इसके पास कितना है 1.52। यहाँ पर देखें इस जो एलिमेंट बना है इसका थ्योरियम का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन्स होंगे 144, ठीक है, और प्रोटॉन्स होंगे 90, तो इसका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो आएगा दैट इज़ 1.6, ठीक, यानी कि इस यूरेनियम ने अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या किया है इंक्रीज, ठीक है। कैसे इंक्रीज हुआ है, जब अल्फा पार्टिकल की इमिशन, तो मैंने कहा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंक्रीज करेगा तो वो स्टेबिलिटी के लिए क्या इमिट करेगा अल्फा रेस, ठीक होगा, इस बात को नोट करें। और अगर किसी को न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अपना डिक्रीज करना है स्टेबिलिटी के लिए तो वो बीटा रेडिएशन की, बीटा रेज की इमिशन करेगा, और गामा रेज तो बीटा रेज के भी साथ आएगी और अल्फा रेज के भी साथ में यहाँ पर गामा रेडिएशन इमिट करेगी। वो मास ऑफ डिफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक होगा। ये था हमारे पास बीटा रेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेडिएशन दैट इज़, ये था अल्फ़ा, और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट बीटा रेज के बारे में। तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ सेकेंड रेडियो एक्टिव रेज इज बीटा रेज। बीटा स्टूडेंट, बीटा को हम ऐसे सिंबलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी शो करते हैं, दैट इज बी रेडी, बीटा रेडिएशन, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बीटा रेज की कंपोजिशन बताइए, तो कंपोजिशंस जो हैं कंपोजिशन ऑफ बीटा रेज, इट कंपोज्ड ऑफ high speed electron. Beta is nothing, it is a high speed electron. हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कौन सी होगी स्टूडेंट्स, इट कैरी निगेटिव चार्ज, और मास जो है 1 into 1836 टाइम्स मास लेस अल्फा से, ठीक हो गया, मास की आगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा रेज की आयोनाइजेशन पावर क्या होगी, जब मास कम है तो आपको पता होगा कि इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो वेरी स्मॉल है, स्मॉल आयोनाइजेशन पावर, मगर पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, पेनिट्रेशन पावर इज हाई,
ठीक है। अल्फ़ा रेज से इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, मगर अल्फ़ा रेज से इनकी आयोनाइजेशन पावर कम होती है। ठीक है। और ये कब इमिट हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये कब इमिट करेगा, जब वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अपना डिक्रीज करना चाहेगा। अच्छा, यानी कि अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। क्यों डिक्रीज करना है? फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो वो किसकी इमिशन करेगा? बीटा रेज की इमिशन होगी। ठीक होगा। सो दिस इज अबाउट द बीटा रेज। और बीटा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बुक में कुछ इस तरीके से बताई कि दैट इज अ फ्यू, पेनिट्रेशन पावर बीटा इज अ फ्यू मीटर इन एयर। एयर के अंदर फ्यू मीटर की यानी कि पेनिट्रेशन पावर होती है बीटा रेज की। उसके बाद हमारे पास लास्ट रेडियो एक्टिव रेज, दैट इज थर्ड नंबर गामा रेज। गामा रेज को इस तरीके से हम लिखते हैं, गामा। स्टूडेंट्स, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो गामा रेज है हमारे पास, गामा रेज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है। तो वेवलेंथ जो होती है गामा रेज की वो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी? तो हाई एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। दूसरी बात कि गामा रेज की जो आयोनाइजेशन है वो तो बहुत कम है, वेरी 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 लो आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर इज वेरी लो, बट पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन पावर इज वेरी हाई। ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो गामा रेडिएशन है, दिस गामा रेडिएशन कैन बी ब्लॉक्ड। सपोज करें ये हमारे पास ये गामा रेडिएशन है। ठीक। तो अगर इन गामा रेडिएशन के रास्ते में अगर यहाँ पर आप या तो आप थिक लीड शीट रख दें, या फिर आप कंक्रीट रख दें, कंक्रीट, थिक लीड शीट रख दें, आर कंक्रीट। ठीक है। तो ये जो गामा रेडिएशंस जो जा रही हैं, दैट गामा रेज यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगी? कैन बी ब्लॉक्ड। ठीक है। इनके गामा रेज कैन बी ब्लॉक्ड बाय थिक लीड शीट आर कंक्रीट। ठीक है। इनमें से इजी पास आउट नहीं होगी, गामा रेज ब्लॉक हो जाएगी बाय लीड की अगर हम क्या कर रखें, थिक शीट या फिर कंक्रीट रखें। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी गामा रेडिएशन, और ये हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं। और स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूवी रेज, यूवी के बाद एनर्जी होती है एक्स रेज की, एक्स रेज के बाद एनर्जी होती है गामा। तो गामा रेज की जो एनर्जी है वो एक्स रेज से और यूवी रेज से भी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन है गामा रेज, हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी है। और गामा रेज जो है वो ट्रेवल कैसे करती हैं? गामा रेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ, ये भी पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया स्टूडेंट। दैट इज ऑल अबाउट दी रेडियो एक्टिव रेज। अब लास्ट में हमारी बुक में कुछ इन न्यूक्लियर रेडिएशंस का, इन रेडियो एक्टिव रेज का
यूज़ दिए हुए हैं, उन यूजेस को देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो 4 to 5 यूज़ दिए हुए हैं, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। तो यूजेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन और रेडियो एक्टिव रेज। तो सबसे पहला यूज़ जो है न्यूक्लियर रेडिएशन का स्टूडेंट्स इन मेडिकल फील्ड। अब देखें फर्स्ट यूज़ है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें तो मेडिकल फील्ड में ये न्यूक्लियर रेडिएशंस आर यूज्ड टू डायग्नोस and to treat the वेरियस डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए या डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रेडिएशन का यूज़ करते हैं। अब डायग्नोस करने के लिए कैसे? अब देखें जब भी हमारे बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें लिख के देते हैं एक्सरे। ठीक है, या ये न्यूक्लियर एक्सरे भी एक न्यूक्लियर रेडिएशन ही है कि आप जाके यानी कि एक्सरे करवा के हैं। ठीक हो गया। अगर हमारा यानी कि टीथ के अंदर टीथ डैमेज हो जाता फिर भी हम न्यूक्लियर रेडिएशन की हेल्प लेकर एक्सरे करवाते हैं। ठीक हो गया। और जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करने किस तरीके से, जैसे हमारे पास डिजीज़ है कैंसर। ठीक है, जैसे कि कैंसर डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। कैंसर डिजीज़ को इन न्यूक्लियर रेडिएशंस के थ्रू जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनको किल आउट किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यानी कि हमारे पास फर्स्ट यूज़ है न्यूक्लियर रेडिएशन का। अब देखते हैं सेकेंड यूज़। अब एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रेडिएशंस का, कि ये जो रेडिएशंस होती हैं दीज रेडिएशन आर ट्रीट विथ वेरियस सीड्स। ठीक है, इन रेडिएशंस को दीज रेडिएशंस आर ट्रीटेड विथ सीड्स फॉर न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की नई वैरायटी और क्रॉप्स की अच्छी प्रोडक्शन के लिए सीड को हाइब्रिड किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पर भी न्यूक्लियर रेडिएशन का हम यूज़ करते हैं। थर्ड यूज़ के दीज रेडिएशन आर यूज्ड इन जियोलॉजी फील्ड में। इन रेडिएशन का यूज़ करके हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट रॉक्स। ठीक है, जियोलॉजी में न्यूक्लियर रेडिएशन को यूज़ करके रॉक्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आइसोटॉप्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, जैसे हमारे पास कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। इस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ करके हम किसी भी फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स कैलकुलेट। ठीक होगा, ये था हमारे पास थर्ड। फोर यूज स्टूडेंट्स जो है फोर्थ यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी न्यूक्लियर रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से किसी भी मेटल की डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्लास्टिक की थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए इन रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। यानी कि इन इंडस्ट्रीज़ यूज़ नंबर कौन सा होगा? फोर्थ।
फोर्थ क्या है, इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में न्यूक्लियर रेडिएशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी ऑफ मेटल की डेंसिटी को डिटरमाइन करना है, कम ज़्यादा करना है, डेंसिटी ऑफ मेटल, या फिर थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, उसको चेकआउट करना है, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, तो भी यानी कि इन रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। यूज नंबर 5th जो है दैट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि न्यूक्लियर रेडिएशंस, NR स्टूडेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूक्लियर रेडिएशंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इन न्यूक्लियर रेडिएशन को यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पाकिस्तान कराची के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, वो क्या जनरेट कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जनरेट कर रहा है बाय यूजिंग न्यूक्लियर रेडिएशंस। ठीक है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लगे हुए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें एनर्जी जनरेट होती है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड अबाउट रेडियो एक्टिविटी। आई होप कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बातें आपको समझ में आई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और इन द एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।